हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एस्टर के बारे में। एस्टर क्या है, एस्टर से आप क्या समझते हैं, एस्टर का IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है, इसका सामान्य सूत्र क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एस्टर जो होता है एस्टर कार्बोसिक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से मिलकर बनता है। अल्कोहल, चलिए इसको ऐसा करते हैं, हिंदी में लिखते हैं, इसको हिंदी में लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल से मिलकर बनता है। अर्थात हम एक बात जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो R होता है। R एल्कील ग्रुप के साथ COOH को जोड़ दिया जाता है। एल्कील ग्रुप के साथ COOH जोड़ने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। और प्लस अल्कोहल फिर उसी प्रकार से एल्कील ग्रुप में हाइड्रोक्सिल आयन को जोड़ दिया जाता है, यानी OH ग्रुप को जोड़ दिया जाता है। ROH को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये अल्कोहल बन गया। तो ये दोनों मिल करके क्या बनता है, एस्टर बनता है। कैसे एस्टर बनता है, तो देखिए यहाँ से H निकलता है और यहाँ से OH निकल जाता है। तो H और OH निकल करके क्या बन गया, H2O बन गया। और शेष क्या बच गया हमको, मेन प्रोडक्ट, तो हमको बन गया R। ऐसा करते हैं, इसको R डैश मान लेते हैं, RCOO R डैश और प्लस यहाँ से OH निकला था, यहाँ से H निकला था, तो OH या H, तो H2O हो गया। तो H2O बनता है, H2O बन गया। यही हमारा एस्टर है। ये क्या है, ये एस्टर है, एस्टर बना। अब हम बात कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में, इसका संरचना कैसा होगा। इसका स्ट्रक्चर जो होगा स्ट्रक्चर यानी संरचना, स्ट्रक्चर जो होगा, इसका संरचना कैसा होगा, तो इसका संरचना हम जानते हैं कि इस प्रकार से होगा। क्या कि R यानी एल्कील ग्रुप, R को हम एल्कील ग्रुप कहते हैं। RC एक ऑक्सीजन से है जो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और दूसरा ऑक्सीजन जो है से सिंगल बॉन्डेड, इस प्रकार से होगा। ये R डैश होगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम बात करते हैं क्या कि ये जो रिएक्शन जो हुआ, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल से मिल करके जो एस्टर बना, ये किसके उपस्थिति में बना, इसमें कौन सा उत्प्रेरक भाग लिया था। तो कहा जाता है कि ये जो रिएक्शन होता है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, वह कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में होता है। अर्थात कॉन्सेंट्रेट, हम यहाँ पर लिखते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में ऐसा होता है। यानी उत्प्रेरक का कार्य क्या है, कि उत्प्रेरक का कार्य है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बदल देता है, ज़्यादातर वह बढ़ाता ही है और स्वयं अपरिवर्तित रहता है, उसी को हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल का जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ था, उस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य कौन किया, H2SO4 किया था। तो इसको हमको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जानना, हमको सिर्फ जानना है अब एक बात कि अभी एस्टर का सामान्य सूत्र क्या है। एस्टर का सामान्य सूत्र, तो एस्टर का इस प्रकार से, एस्टर का सामान्य सूत्र, एस्टर यानी एस्टर का
सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो यही हमारा इसका सामान्य सूत्र हो गया, यानी RCOO इसका यही इसका सामान्य सूत्र है। अब इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? यहाँ पर हम सिंगल बॉन्डेड भी दे सकते हैं इस प्रकार से, यानी हम RCOOR- भी लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हुआ, इसका एस्टर का सामान्य सूत्र है। अब हम देखते हैं कि एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप को क्रियात्मक समूह भी बोला जाता है, क्रियाशील समूह बोला जाता है, प्रक्रियात्मक समूह बोला जाता है, और उसको फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप जो होता है वह सिंगल बॉन्ड COO इस प्रकार से होता है। इसका स्ट्रक्चर भी अगर हम बनाना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। सिंगल बॉन्डेड कार्बन, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ जाएगा। तो ये एस्टर का क्या हुआ, ये एस्टर का हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब एक बात और जान लेते हैं, क्या कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल से मिलकर के एस्टर बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर से अल्कोहल से मिलकर के एस्टर बनता है, और इस मुख्य प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एस्टरीकरण कहते हैं। यानी तो एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, सूत्र है, डिफिनीशन है इसका एस्टरीकरण का। यानी कभी कभी पूछ देता है कि एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं, तो इसका हम एस्टरीकरण हम लिख सकते हैं कि एस्टरीकरण किसको कहते हैं? एस्टरीकरण को अंग्रेजी में हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। एस्टेरिफिकेशन, अब एस्टेरिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, अथवा एस्टेरिफिकेशन किसे कहते हैं या एस्टेरिफिकेशन क्या है, तो इसको थोड़ा जान लेना जरूरी है। तो इसका हम लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। इस मुख्य प्रक्रिया को एस्टरीकरण या एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। तो एस्टेरिफिकेशन का हमारा यह एक डिफिनीशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं उत्प्रेरक का। जैसे उत्प्रेरक के बारे में हम जान चुके हैं कि उत्प्रेरक जो होता है वह किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, वह ज़्यादातर बढ़ाता ही है, बदल देता है और स्वयं अपरिवर्तित रहता है। यदि इसका भी अगर डिफिनीशन लिखना चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी हम बोल देते हैं कि उत्प्रेरक जो होता है,
तो उत्प्रेरक को हम अंग्रेजी में कैटालिस्ट बोलते हैं। अब उत्प्रेरक किसे कहते हैं, इसका भी डिफिनीशन, इसका परिभाषा भी जानना जरूरी है। जैसे कहा जाता है कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बदल देता है। क्या कर देता है? बदल देता है। बदल देता है या परिवर्तित कर देता है। बदल देता है और स्वयं अपरिवर्तित रहता है। और स्वयं अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक या कैटालिस्ट कहलाता है। जैसे हम इस रिएक्शन में देखे हैं कि एस्टर के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि एस्टर जो बना से किससे मिलकर के बना था? कार्बोक्सिलिक अम्ल से और अल्कोहल से मिलकर के बना था। और कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल के अभिक्रिया की गति प्रदान करने में किसका भूमिका रहा? किसकी उपस्थिति में ये दोनों अभिक्रिया किया? तो वह कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में यह अभिक्रिया पूर्ण हुआ था। यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में यह क्रिया संपन्न हुआ था, जिसके फलस्वरूप एस्टर बना था। तो अब हम बात करेंगे, अब कहा कि यह जो अभिक्रिया है, यहाँ पर इस रिएक्शन को हम देखते हैं तो कहा जाता है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार का है? तो यह अभिक्रिया उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। चलिए इसको नोट में लिख लेते हैं। एक चीज़ क्या नोट में लिखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल से मिलकर बनने वाला एस्टर उत्कर्मणीय अभिक्रिया है, यानी रिवर्सिबल है। क्या है? रिवर्सिबल है। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल से मिलकर बनने वाला एस्टर और जल, चलिए उसके ऊपर लिखते हैं, और जल उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी अभिक्रिया है। चलिए अब हम बात करेंगे कि एस्टर का सामान्य नाम लिखने का नियम क्या है, एस्टर का IUPAC नाम लिखने का नियम क्या है। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। तो इसको इस प्रकार से बारी से हम IUPAC नियम, अब इम्पोर्टेंट बात आ गया है कि एस्टर का IUPAC नियम यानी यूपीए के नियम कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ते हैं उसको, इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी ले लेते हैं। अब
चलिए, तो एस्टर का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, नेमिंग कैसे किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो एस्टर का जो होता है IUPAC नेम, है ना, एस्टर का टॉपिक देते हैं। एस्टर का IUPAC नाम लिखने का नियम। इसका नियम क्या है? तो इसका नियम है, हम जानते हैं कि एस्टर का सामान्य सूत्र क्या था, RCOOR' था, या इसको ऐसे नहीं तो ऐसे समझिए, RCOOR' था। तो इसमें कहा गया कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील समूह को सबसे पहले लिखा जाता है। ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ एल्कील समूह है उसको सबसे पहले लिखा, जैसे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील समूह ये है, और इधर में जो ये एल्कील ग्रुप है यह ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ नहीं है, यह कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब हम इस प्रकार से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील समूह ये है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, और ये बाएं तरफ जो दिख रहा है एल्कील ग्रुप यह ऑक्सीजन से नहीं कार्बन से जुड़ा हुआ है। और अगर संयुक्त रूप से अगर देखें तो CO है, और CO किसका फंक्शनल ग्रुप है? तो कीटोन का है, कार्बोनिल समूह का है। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील समूह को सबसे पहले लिखा जाता है, और उसके बाद CO यानी कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बनो समूह को एल्केन माना जाता है। और उस एल्केन में से, जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, इसको CO के बाएं तरफ ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, इधर में ये एल्कील ग्रुप मान लेते हैं। तो कहा कि इधर वाला कार्बोनिल ग्रुप जो हुआ, कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन कहा। एल्केन में से E को हटा करके और उसमें OH जोड़ करके बोला जाता है। जैसे हम इसको लिखते हैं, जैसे इस ग्रुप को हम क्या लिखते हैं कि जैसे O से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील समूह को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एल्कील ग्रुप। पहले एल्कील ग्रुप इसको कहेंगे, और इसी को सबसे पहले लिखा जाता है। इसको एल्कील ग्रुप यानी R ग्रुप कहते हैं, एल्कील ग्रुप कहा। और इससे जो जुड़ा हुआ है कार्बोनिल से जुड़ा हुआ, ये कार्बोनिल ग्रुप हुआ, CO के बाएं तरफ जो हुआ एल्कील ग्रुप, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसको कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? तो सबसे पहले एक नंबर में इसका नाम पहले लिखेंगे, दूसरा नंबर में इसका नाम लिखेंगे। और कहा कि इस कार्बोनिल समूह से जो कार्बन होता है, जो एल्कील ग्रुप होता है, उसको एल्कील नहीं एल्केन बोलेंगे। और एल्केन में से जैसे ही एल्केन है, एल्केन में से ALKAN ही होता है, इसमें से E को घटा दीजिए और प्लस क्या जोड़ दीजिए, OH जोड़ दीजिए। OH जोड़ करके क्या बन जाता है, एल्केनोएट बन जाता है, एल्केनोएट बन जाता है। तो इस प्रकार से हम समझे क्या कि एस्टर का IUPAC नाम जो होता है वह एल्कील एल्केनोएट के रूप में लिखा जाता है। बस एक लाइन याद रखना है कि एस्टर का IUPAC नेम जो होता है, नाम जो लिखा जाता है, वह एल्कील एल्केनोएट के रूप में लिखा जाता है। तो चलिए इसको हम नियम को लिख देते हैं। क्या लिखे? तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील समूह, एल्कील समूह को सबसे पहले
सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए कार्बोनिल ग्रुप यानी समूह, कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ एल्कील नहीं, एल्केन ग्रुप हम कहेंगे। एल्कील तो ये है लेकिन इसको एल्केन माना जाता है। तो कार्बोनिल से समूह से जुड़ा हुआ एल्कील समूह को एल्केन माना जाता है। एल्केन में OH जोड़ दिया जाता है, जोड़कर बोला जाता है। कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ एल्कील समूह, एल्कील समूह को एल्केन मानकर उसमें OH यानी अंग्रेजी में लिखना चाहे तो OATE जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अर्थात एस्टर का नामकरण, एस्टर का IUPAC नाम एल्केनोएट के रूप में लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं, एक संरचना लेते हैं। जैसे मान लिया कि यह CH3 और COO फिर CH3 है। अब इसका IUPAC नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो इसका नियम बताया क्या कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील समूह को सबसे पहले लिखना। ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील समूह क्या है? मेथिल है, मिथाइल। क्या है? मिथाइल। इसका नाम है मिथाइल या मेथिल, बोलिए मेथिल। और कार्बोनिल समूह यानी CO ग्रुप से इधर जुड़ा हुआ, इसमें अब सिर्फ क्या करना है, हमको कार्बन को ही काउंटिंग कर लेना है कि अब ये एल्कील ग्रुप तो हम इधर लिख लिए, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो मेथिल है। अब इसके बाद बाएं तरफ हम देख लेते हैं कि कार्बोनिल से जुड़ा हुआ टोटल कितने कार्बन हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कार्बन है और एक कार्बन यहाँ है। तो 2 कार्बनों से मिलकर बना हुआ एल्केन ग्रुप क्या हो सकता है? एथेन। और एथेन में से E हटा देंगे और OH जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एथेनोएट। क्या हो जाएगा? इथेनोएट। इथेनोएट। तो इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। अब जैसे सामान्य नाम का चर्चा हम बाद में करेंगे। जैसे अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे लिख दिया, जैसे एक स्ट्रक्चर दे दिया HCOO CH3 दे दिया है कि नहीं। अब कहा कि इसका IUPAC नाम लिखिए। ये क्या है? तो ये एस्टर ग्रुप का है। एस्टर ग्रुप का क्यों है? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप COO है, इसलिए एस्टर ग्रुप है। तो एस्टर ग्रुप का है, एस्टर ग्रुप का IUPAC नाम लिखने का नियम है कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील समूह को सबसे पहले लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील समूह क्या है? मेथिल। तो मेथिल लिखते हैं, मेथिल। और इधर में देख रहे हैं कि कार्बोनिल से जुड़ा हुआ एक भी कार्बन नहीं है, सिर्फ अब कार्बोनिल ग्रुप में ही एक कार्बन बच गया। तो एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मेथेन।
मेथ बोलते हैं, एल्क का नाम मेथ है, और एल्केन के फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो ये मेथेन है। और मेथेन में से फिर हम क्या कर देंगे, OH जोड़ देंगे। मेथेन में से ई हटा करके OH जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनोएट हो जाएगा। इसका हम लिख सकते हैं मेथेनोएट, मेथेनोएट है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लिया कि एक हमको दे दिया इस प्रकार से, यानी CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड छोड़ देते हैं COO, और इधर में दे देता है, मान लिया कि CH3 है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील ग्रुप का नाम क्या है, तो मेथिल है। तो हम यहाँ पर मेथिल लिखेंगे, मेथिल बोलिए चाहे मिथाइल बोलिए, मेथिल। और कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ कुल कितने कार्बन परमाणु है, तो इधर में हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल से जुड़ा हुआ कुल कार्बनों की संख्या, एक कार्बोनिल में एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ हो गया एक, और ये 2 और ये 3, तो 3 कार्बन परमाणुओं के समूह को एल्केन के फॉर्म में क्या बोलते हैं, प्रोपेन। अब प्रोपेन में से ई हटा देंगे और उसमें OH जोड़ देंगे तब प्रोपेनोएट हो जाएगा। इसका नाम हो गया प्रोपेनोएट। चलिए एक आध और लेते हैं। जैसे मान लिया कि हमको यहाँ ले लिया CH3, दे दिया CH2 और COO और C3H7 दे दिया। अब इसका नामकरण कीजिए। यह भी एस्टर ग्रुप का है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसमें COO है। यानी किसी भी ग्रुप को पहचानना है तो पहचानने का एक ही नियम है कि उसके फंक्शनल ग्रुप को देख लीजिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो COO इसमें है, इसलिए यह एस्टर का है। तो अब हमें इसका नामकरण कैसे करें, तो इसका IUPAC नामकरण करने का एक रूल है कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील ग्रुप को सबसे पहले लिखा जाता है। तो ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ यही ग्रुप है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये ग्रुप है। और एल्कील ग्रुप में क्या है, C3 है। तो 3 कार्बन परमाणु वाले एल्कील ग्रुप को क्या कहते हैं, प्रोपील। क्या कहते हैं, प्रोपील। तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं प्रोपील। पहले एल्कील ग्रुप लिख लेते हैं प्रोपील। अब देखते हैं क्या कि कार्बोनिल समूह CO, इससे जुड़ा हुआ टोटल कार्बन कितना नजर आता है, तो एक कार्बोनिल ग्रुप में एक कार्बन यहाँ है, दूसरा कार्बन यहाँ है, तीसरा कार्बन यहाँ है, तो 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन वाले समूह को एल्केन के रूप में हम क्या कहते हैं, तो प्रोपेन। अब प्रोपेन में से ई हटा दीजिए, उसमें OH जोड़ देते हैं। तो प्रोपेन में से ई हटा देंगे, OH जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट। चलिए एक आध और लेते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पर दे दिया C3 चाहे C4H9 COO और C2H5 दे दिया। अब कहा कि इसका नाम बताइए। एक बात ध्यान रहे कि इसका, जैसे गणित में हम लोग पढ़े हैं, ज्योमेट्री में, कि इसका विलोम भी सत्य है। तो इसी तरह से कभी कभी परीक्षा में ये नाम IUPAC दे देगा, कहेगा कि अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर लिखिए, तो आपको इस तरह से लिखने आना चाहिए, है कि नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोमतः सत्य है, सही है, यानी दोनों तरह से आपको लिखने, पढ़ने, बनाने आना चाहिए। तो जैसे स्ट्रक्चर यहाँ दे दिया, अब इस स्ट्रक्चर का कहा कि IUPAC नाम लिखिए, तो हम देखेंगे क्या कि यह ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बोनिल एल्कील ग्रुप का नाम क्या है, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील ग्रुप यही है, C2H5। तो 2 कार्बन परमाणु वाले एल्कील ग्रुप को क्या कहते हैं, तो एथिल कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिल। तो चलिए सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे एथिल या इथाइल। एथिल बोलते हैं या इथाइल। अब कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ, तो कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ टोटल कार्बन कितना है,
टोटल कार्बन कितना है, तो यहाँ पर 1 कार्बन है और 4 कार्बन यहाँ पर है, तो टोटल 5 कार्बन हुआ। तो 5 कार्बन वाले एल्केन समूह को क्या कहते हैं, तो पेंटेन कहते हैं। फिर पेंटेन में लास्ट में ई आता है, तो ई को हटा दीजिए और उसमें OH जोड़ दीजिए। यानी पेंटेन का मतलब, कहने का मतलब कि पेंटेन जो हम लिखते हैं, पेंटेन PEN होगा, PENTANE, पेंटेन। तो इसमें से ई को हटा दीजिए और कहा कि इसमें OH जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोएट। क्या हो जाएगा, पेंटेनोएट हो गया। चलिए अब बात करते हैं, जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लिया कि अब स्ट्रक्चर ही दे दिया, मैंने नाम दे दिया, IUPAC नाम दे दिया, कहा कि अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए, संरचना सूत्र लिखिए। जैसे में हम लिखते हैं ये, जैसे मान लिया दे दिया कि ब्यूटाइल एथेनोएट, ब्यूटाइल एथेनोएट। अब कहा कि इसका संरचना सूत्र लिखिए। कैसे लिखेंगे संरचना सूत्र, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ब्यूटाइल या ब्यूटिल एथेनोएट है, और OH जो आता है, OH किस समूह के अंत में लिखा जाता है, तो एस्टर समूह के अंत में ही OH जोड़ा जाता है। वो IUPAC नेम के अंत में OH जोड़ा जाता है। तो यह एस्टर ग्रुप का है। अब हम समझ गए कि एस्टर ग्रुप में एक चीज़ होता है कि पहले एल्कील ग्रुप को लिखा जाता है, उसके बाद यानी एल्कील ग्रुप किससे जुड़ा हुआ होता है, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये ब्यूटाइल जो है से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यानी O से जुड़ा हुआ ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल यानी C4H9 हो जाएगा, C4H9। अब कहा कि कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ एल्कील ग्रुप को हम एल्केन कहते हैं, और उसमें OH जोड़ दिया जाता है, तो कार्बोनिल ग्रुप हम यहाँ लिखते हैं CO। अब कहा कि एथेनोएट है, एथेनोएट, तो ये तो हम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ वाला लिख लिए। अब हमको एथेनोएट लिखना है। एथेनोएट का मतलब, एथ का मतलब 2 कार्बन परमाणु, तो कार्बोनिल ग्रुप में तो 1 कार्बन परमाणु है, तो हमको 1 कार्बन परमाणु ना चाहिए। तो 1 कार्बन परमाणु वाले एल्कील ग्रुप को क्या कहते हैं, मिथाइल या मेथिल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, CH3 हो जाएगा, CH3। अब देख लिए कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ टोटल कार्बन कितना दिख रहा है, तो 2 कार्बन दिख रहा है। अब फिर समझिए इसको, फिर इस सूत्र को, संरचना सूत्र को देखते हैं कि ये नाम सही है कि नहीं। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील समूह क्या है, ब्यूटिल है, तो पहले हम ब्यूटिल का नाम लिख दिए, ब्यूटाइल का नाम लिख दिए। और कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ एल्कील ग्रुप जिसको हम एल्केन कहते हैं, तो टोटल कार्बनों की संख्या कितनी है, तो 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 कार्बन। और 2 कार्बन परमाणु वाले एल्केन ग्रुप, एल्केन समूह में क्या कहते हैं, तो एथेन कहते हैं। अब एथेन में से ई को हटा करके और OH जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनोएट हो गया। तो यह करेक्ट हो गया। अब इसको और विस्तार करना चाहें, जैसे कहे कि इसका स्ट्रक्चर तो ये सही नहीं हुआ, तो हम इसका विस्तार ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक प्रकार से कंकाले बना लेते हैं, जैसे ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन फिर है, और ये COO है, तो EOO में एक जो कार्बन होगा वह कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना कर जुड़ जाएगा। फिर दूसरा ऑक्सीजन जो होगा, तो कार्बन एक ऑक्सीजन जो होगा, ये एक ऑक्सीजन जो है से कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना करके जुड़ जाएगा, और ये दूसरा ऑक्सीजन जो है से सिंगल बॉन्ड बना करके जुड़ेगा इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर C4 दे दिया, C4, तो C4 है। ये 4 कार्बन पहले हम लिख लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब ये सब 4 कितना बॉन्ड बनाएगा, प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब ये कार्बन जो है से 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ये अभी तो 2 ही दिख रहा है, तो 1 हाइड्रोजन ऊपर डाल दीजिए, 1 नीचे डाल दीजिए, फिर 1 ऊपर में, फिर 1 नीचे में डाल दीजिए, फिर भी 1 ऊपर में और 1 नीचे में। और ये कार्बन अभी 1 ही बंध बना रहा है, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, यानी 1 हाइड्रोजन इधर में, 1 हाइड्रोजन इधर में, 1 हाइड्रोजन इधर में। इस प्रकार से ये चारों जो
चारों जो कार्बन था अब वह 4-4 बंध बना लिया। अब इसको फिर चेक कीजिए कि हम स्ट्रक्चर जो बनाए हैं, स्ट्रक्चर जो बनाए क्या इस प्रकार का जो बनाया स्ट्रक्चर, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या समान है कि नहीं है। और इसका अणुसूत्र क्या होगा, मोलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो मोलिक्यूलर फार्मूला में क्या करना है, पहले सारे कार्बन को जोड़ लेना है, उसके बाद हाइड्रोजन को जोड़ लेना है और ऑक्सीजन है उसका कोई इकट्ठे एक साथ लिख देना, यही आपका अणुसूत्र है। तो देख लेते हैं कि कार्बन से जुड़ा हुआ 3 हाइड्रोजन है CH3, ये कार्बन ज्यों का त्यों हो गया। ये ऑक्सीजन जो है से डबल बॉन्ड से जुड़ गया और ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। अब ये कार्बन कितना है, 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, तो 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन है। इस प्रकार से यह सही है। अब इसका अणुसूत्र का है तो इसमें टोटल कार्बन को गिन लीजिए कि कितना कार्बन है, उसके बाद टोटल हाइड्रोजन परमाणु को गिन लीजिए और ऑक्सीजन को गिन करके आप इसको लिख सकते हैं। तो ये था हमारा IUPAC नेम लिखने का नियम और कुछ उदाहरण। जैसे एक आध उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर जैसे ले लिया CH3 CH3 CH2 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 और COO और C3H7 हो गया। अब इसका नामकरण कैसे लिखेंगे, तो हम देख रहे हैं क्या कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील ग्रुप क्या है। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील ग्रुप हमारा क्या है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील ग्रुप में टोटल कितना कार्बन परमाणु नजर आता है, 3 कार्बन परमाणु नजर आता है। एल्कील ग्रुप में 3 कार्बन परमाणु वाले समूह को क्या कहते हैं, प्रोपील कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोपील लिखेंगे, प्रोपील या प्रोपाइल, प्रोपील। अब कहा कि कार्बोनिल ग्रुप से यानी CO ग्रुप से जुड़ा हुआ जो एल्कील ग्रुप है, जिसको हम एल्केन मान लेते हैं, उसमें टोटल कार्बन परमाणु कितना है। तो एक CO में कार्बोनिल ग्रुप में तो 1 कार्बन है, फिर एक कार्बन कार्बोनिल ग्रुप में है, हो गया 1 यहाँ हो गया 2, फिर इसमें 3 और ये 4 और 1 5 हो गया। तो 5 कार्बन परमाणु हुआ। तो 5 कार्बन परमाणु को एल्केन के रूप में अगर हम नामकरण करेंगे तो 5 कार्बन परमाणु वाले को क्या बोलते हैं, पेंटेन। अब पेंटेन में से ई हटा देंगे और ओएट जोड़ देंगे तो पेंटेनोएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेनोएट। तो इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। अब जैसे मान लेते हैं कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो कि जैसे मान लिया कि CH3 या ऐसे रहे, जैसे मान लिया कि C2H5 COO और फिर C2H5 ही दे दिया, यानी दोनों तरफ समान दे दिया। अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, तो भटकने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डाई नहीं कभी लगाना है। जैसे कभी कभी समान ग्रुप रहता है, एल्कील ग्रुप समान रहता है, दोनों समान रहता है, तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा जो लिखा जाता है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं लिखना, हमको ये रूल को याद रखना है कि यदि एस्टर ग्रुप का कोई स्ट्रक्चर है कहे या कोई नाम है तो उसके फंक्शनल ग्रुप को हम देख लेते हैं कि एस्टर का यदि है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप COO है कि नहीं है, तो है। अब है तो इधर भी एथिल है, इधर भी एथिल है, तो इसका तो रूल दूसरा है कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील ग्रुप के नाम पहले लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील ग्रुप हमारा ये हुआ, तो इसका नाम C2H5 है। तो इस 2 कार्बन परमाणु वाले एल्कील ग्रुप को क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं, एथिल या इथाइल कहते हैं, इथाइल। अब ये CO कार्बोनिल ग्रुप है, CO क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ टोटल कार्बनों की संख्या कितनी है, तो CO में तो 1 कार्बन है, ये है, और यहाँ पर C2 दे दिया। C2 का मतलब 2 कार्बन परमाणु यहाँ पर है और कार्बोनिल में 1 है, तो 3 हो गया। तो 3 कार्बन परमाणु वाले एल्कील ग्रुप को एस्टर में एल्केन मान लिया जाता है
और एल्केन में से ई को हटा करके उसमें OH जोड़ दिया जाता है। तो एल्केन में OH जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्केन 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन ग्रुप को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। प्रोपेन में से ई को हटा देंगे, उसमें OH जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट, इथिल एथिल प्रोपेनोएट। इस प्रकार से बहुत सारा इसका नाम है। फिर हम आगे चर्चा करेंगे सामान्य नाम, IUPAC नाम एक साथ। तो चलिए अब हम चर्चा करेंगे कॉमन नेम के बारे में, यानी कॉमन नेम यानी सामान्य नाम कैसे लिखा जाता है एस्टर का। तो चलिए इसको मिटाते हैं, पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। तो एस्टर का सामान्य नाम लिखने का नियम है, इसका नियम है वही नियम है, थोड़ा सा अंतर है। क्या कि जैसे कहा कि यानी एस्टर का सामान्य नाम सामान्य नाम लिखने का नियम, सामान्य नाम लिखने का नियम। सामान्य नाम लिखने का नियम है, नियम क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़ा या जुड़े हुए एल्कील समूह का नाम लिखा जाता है। उसके बाद कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ कार्बन समूह इंपॉर्टेंट बात है। कार्बन समूह को सामान्य पद्धति में लिखकर इसके अंत में 8 यानी 8 प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। 8 प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे इधर लिखते हैं, जैसे मान लिया कि कोई स्ट्रक्चर इस प्रकार का है, जैसे ये दे दिया CH3 COO और फिर दे दिया CH3 ही दे दिया। इसका IUPAC कॉमन नेम लिखना है, सामान्य नाम क्या होगा। तो सामान्य नाम लिखने का क्या बताया इसने कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील ग्रुप को सबसे पहले लिखा जाता है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील ग्रुप क्या है, तो ये मिथाइल है या मेथिल है, मिथाइल। और कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ कार्बोनिल समूह का मतलब CO को हम कहते हैं कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल यानी कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CO होता है। CO यानी इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड C
डबल बॉन्ड O इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कार्बोनिल समूह या कार्बोनिल बोलते हैं इसको या कीटोन बोलते हैं। तो CO से जुड़ा हुआ कार्बन समूह को, तो CO से जुड़ा हुआ कार्बन समूह टोटल कितना नजर आता है? तो टोटल कार्बोनिल ग्रुप में एक कार्बन और CH3 में एक कार्बन है, तो टोटल 2 कार्बन हुआ। अब 2 कार्बन परमाणु को समान अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बिजली बाबा कभी कभी इसमें विघ्न डाल देते हैं, है कि नहीं? इसलिए हमारे धारा प्रवाह में कभी कभी त्रुटि पाई जाती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो कहा कि स्ट्रक्चर यदि ऐसा है तो कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बनों की कुल संख्या को सामान्य पद्धति में लिखकर उसमें OH प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बनों की संख्या टोटल कितना है? तो कार्बोनिल ग्रुप में यानी CO में एक कार्बन है और फिर CH3 में एक कार्बन है, तो टोटल 2 कार्बन हुआ। तो 2 कार्बन वाले परमाणु को सामान्य पद्धति में क्या कहते हैं? तो एक कार्बन को फ्रॉम बोलते हैं और 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं। तो एसिड में 8 जोड़ देंगे, एसिड में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एसीटेट। तो इस प्रकार से इसका सामान्य नाम क्या हो गया? मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट हो जाएगा, एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लिया कि HCOOCH3 है, इसका सामान्य नाम क्या होगा? तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप क्या है? मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल। और कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ एक को कार्बन नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ एक भी कार्बन नहीं है। लेकिन कार्बोनिल ग्रुप में यानी CO में एक कार्बन है, तो एक कार्बन परमाणु को सामान्य पद्धति में क्या कहा जाता है? फॉर्म। अब फॉर्म में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेट। क्या हो जाएगा? फॉर्मेट, फॉर्मेट हो जाएगा। चलिए अगला लेते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पर HCOO और C3H7 ले लिया, हो गया H7, इसका नाम लिखिए। फिर ऑक्सीजन ग्रुप से जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप क्या है? तो 3 कार्बनों वाला है, 3 कार्बन परमाणु वाले संख्या को एल्किल ग्रुप में क्या कहते हैं? तो प्रोपील कहते हैं। तो प्रोपील या प्रोपाइल कहिए, प्रोपील, प्रोपील। और कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ एक भी कार्बन नहीं है, लेकिन कार्बोनिल में एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? फॉर्म। और इसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेट हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया कि इधर में ले लिया C2H5, C2H5, COO और CH3 ले लेते हैं, CH3 या C3 ले लेते हैं, C3H7 ले लेते हैं। कहा कि इसका नाम लिखिए। अब इसका सामान्य नाम क्या होगा? फिर वही बात, तो ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप का नाम क्या है? तो 3 कार्बन परमाणु है इसमें, तो 3 कार्बन परमाणु वाले एल्किल ग्रुप को क्या कहते हैं? प्रोपील कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपील। मेथ, मेथिल, एथिल, प्रोपील, प्रोपील है। प्रोपील या प्रोपाइल। अब कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ टोटल कार्बनों की संख्या कितनी है? टोटल कार्बनों की संख्या कितनी है? तो कार्बोनिल में एक कार्बन है और C2H5 में 2 कार्बन है। कार्बोनिल ग्रुप में यानी CO में एक कार्बन और C2H5 में 2 कार्बन, तो 2 कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन ये हो गया, तो 3 कार्बन। तो 3 कार्बन परमाणु वाले को क्या कहते हैं सामान्य पद्धति में? तो प्रोपियन कहा जाता है, प्रोपियन। प्रोपियन में 8 जोड़ देंगे तो प्रोपियोनेट हो जाएगा, प्रोपियोनेट हो जाएगा। अब बात करते हैं फिर आगे। जैसे मान लिया कि यहाँ दे दिया C3H5, COO और C4H9, इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो ऑक्सीजन ग्रुप से जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप को क्या है? एल्किल ग्रुप 4 कार्बन परमाणु वाले को, तो इसको लिखेंगे ब्यूटाइल या ब्यूटिल, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। कार्बोनिल ग्रुप
कार्बोनिल ग्रुप CO से इधर में देखेंगे कि टोटल कार्बन परमाणु कितना है, तो टोटल कार्बन परमाणु इसमें एक दिख रहा है, C3 यहाँ दिख रहा है, तो एक यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 4, यानी C3H5 में 3 कार्बन परमाणु और CO में 1 कार्बन परमाणु, यानी 4 कार्बन परमाणु है। तो 4 कार्बन परमाणु को वाले समूह को सामान्य पद्धति में क्या कहा जाता है, ब्यूटायर बोलते हैं। तो ब्यूटायर में 8 जोड़ देंगे, ब्यूटरेट हो जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ दे दिया C4H9 COO और C5H11 दे दिया। अब कहा कि इसका नामकरण कीजिए, सामान्य नाम क्या होगा। तो फिर वही बात, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ एल्कील समूह का पहले लिखेंगे। तो ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ 5 कार्बन परमाणु एल्कील ग्रुप है, तो 5 कार्बन परमाणु वाले एल्कील ग्रुप के समूह को क्या कहते हैं, पेंटिल कहते हैं या पेंटाइल कहते हैं। पेंटाइल। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी लिखना बेहतर है, क्योंकि जैसे पेंटाइल इसको लोग पढ़ सकता है और पेंटिल भी पढ़ सकता है। यह अपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको पेंटिल पढ़िएगा कि पेंटाइल पढ़िएगा। अब इसको विस्तार से इंग्लिश के टीचर आपको बताएंगे, लेकिन इसके इंग्लिश के टीचर का रूल यहाँ कुछ फॉलो नहीं होता है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अधिकांश जो कंपाउंड होते हैं उसको स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। तो पेंटिल पढ़िए चाहे पेंटाइल पढ़िए। अब कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ टोटल कार्बन परमाणु कितना है, तो यहाँ पर C4 है, 4 यहाँ पर है, कार्बोनिल ग्रुप में 1 है, यानी 5 हुआ। तो 5 कार्बन परमाणु वाले कार्बन समूह को सामान्य पद्धति में क्या कहा जाता है, वैलेर कहा जाता है। वैलेर में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वैलेरेट या वैलेरेट पढ़िए, वैलेरेट हो जाएगा, वैलेरेट। चलिए और एक आध दो ले लेते हैं। जैसे मान लिया कि C5H11 COO और C6H13 है। अब इसका सामान्य नाम क्या होगा, इसका सामान्य नाम फिर वही बात हमको याद रखना है कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील समूह के नाम पहले लिखना है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील ग्रुप क्या है, 6 कार्बन परमाणु वाले को क्या कहते हैं, हेक्सील कहते हैं, हेक्सील। और कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ टोटल कार्बन परमाणु कितना है, तो कार्बोनिल में 1 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 5 है, तो 5 है 1 6 हो गया। तो 6 वाला कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं, कैप्रो बोलते हैं, कैप्रो। और कैप्रो में 8 जोड़ेंगे तो कैप्रोएट हो जाएगा, कैप्रोएट। अब हम बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होगा कि स्ट्रक्चर ऐसा ना दे करके कभी कभी ऐसा दे देगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम अथवा में देते हैं, अथवा स्ट्रक्चर इस प्रकार से ना दे करके दे देगा इस प्रकार से, जैसे दे देगा CH3 CH2 5 कार्बन है, 1 2 CH2 फिर CH2 कै कार्बन हुआ, 1 2 3 4 और फिर दे दिया CH2 और COO दे देगा, COO और फिर यहाँ 6 कार्बन परमाणु है तो फिर भी दे देगा वो, CH2 1 CH2 दूसरा हो गया, CH2 फिर तीसरा हो गया, CH3 CH2 चौथा हो गया, CH2 पाँचवा हो गया, यहाँ दे देगा CH3, यानी CH3 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से दे देगा। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर अगर देता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप ऐसे दे दो चाहे ऐसे दे दो चाहे जैसे दे दो। फिर इसी को अगर और तोड़ के बनाना हो तो अभी कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको फंक्शनल ग्रुप को देख करके तब देखेंगे कि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ एल्कील समूह का नाम क्या है। उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप यानी CO से जुड़ा हुआ टोटल कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, और उस कार्बन परमाणुओं की संख्या को हम सामान्य पद्धति में क्या कहते हैं। जैसे 6 कार्बन परमाणु हैं, 6 वाला को सामान्य पद्धति में हम क्या बोलते हैं, कैप्रो बोलते हैं। यानी हमको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा इसमें कि सामान्य पद्धति में 1 कार्बन परमाणु को क्या बोलते हैं, फॉर्म, 2 कार्बन परमाणु को क्या बोलते हैं, एसिड, 3 कार्बन परमाणु को क्या बोलते हैं, प्रोपियन, 4 कार्बन परमाणु को क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल, 5 को क्या बोलते हैं, 5 कार्बन परमाणु वाले को वैलेर, और 6 कार्बन परमाणु को क्या कहा जाता है,
कैप्रो। और 7 कार्बन परमाणु वाले को क्या कहा जाता है? इनंथ कहा जाता है, इनंथ। तो चलिए 7 कार्बन परमाणु वाला भी एक दो को बता देते हैं। जैसे एक चीज़ लिख देते हैं हम, इसी प्रकार से जैसे इनंथ होगा, कैप्रिल होगा, जैसे नोट लिखते हैं। जैसे 7 कार्बन परमाणु अगर है, 7 कार्बन परमाणु है, तो 7 कार्बन परमाणु वाले को क्या कहा जाता है? इनंथ कहा जाता है, इनंथ कहते हैं। अगर कार्बन परमाणु 8 है, 8 कार्बन परमाणु वाले को क्या कहते हैं? तो 8 कार्बन परमाणु वाले को कैप्रिल कहते हैं, कैप्रिल बोलते हैं, कैप्रिल बोलते हैं। अब 9 कार्बन परमाणु वाले को 9 कार्बन परमाणु वाले को क्या कहते हैं? तो पिलरगॉन कहा जाता है। 10 कार्बन परमाणु वाले को कैप्र कहा जाता है। तो 9 कार्बन परमाणु वाले को क्या कहा जाता है? पिलरगॉन, पिलरगॉन। इसको पेलरगॉन का ही पढ़ता है, लेकिन पेलरगॉन से अच्छा रहता है पिलरगॉन। इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जो है पिलरगॉन अच्छा लगता है। तो पिलरगॉन। और C10 वाले को क्या कहेंगे? कैप्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर 7 कार्बन परमाणु है कार्बोनिल से जुड़ा हुआ, तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इनंथेट। फिर ये हो जाएगा 8 कार्बन परमाणु अगर है तो कैप्रिलेट, 9 कार्बन परमाणु है तो पिलरगोनेट। इस प्रकार से आपको, लेकिन इतना लंबा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कम से कम 1 से लेकर के 5-7 तक आपको काफ़ी है। तो ये था हमारा कॉमन नेम, सामान्य नाम लिखने के कुछ नियम और उदाहरण। तो हमको आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप कम से कम कमेंट करें। उससे भी नहीं हो तो हमारे नंबर पर आप कॉल करके आप अपना सुझाव दे सकते हैं, हमारी कमियां को आप बता सकते हैं। हो सकता है कि हम इस तरह से समझा है आपको समझ में नहीं आया हो, तो हम फिर दूसरा नियम लागू करेंगे, दूसरे ढंग से समझाने का प्रयत्न करेंगे। और एक बात और कि यदि आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर अच्छी तरह से पढ़ना है, तो चाहे आप जहाँ पढ़िए, जिससे पढ़िए, किसी से पढ़िए, आपको श्री क्रमबद्ध पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आपको पीछे का कंप्लीट नहीं है तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप में वो जज्बा है, आप में वो हिम्मत है, आप में वो गुण है, गुणवत्ता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस सिर्फ हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो इंसान हिम्मत हार गया वह जंग को कभी नहीं जीतेगा। यानी कहा जाता है कि हार गया सो मर गया। हारना मत, हारना सीखना बना है। तो चलिए एक आध दो और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर जैसे ले लेते हैं C3H7, COO और C4H9। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नेम क्या होगा? तो पहले IUPAC नेम पहले लिखते हैं, फिर हम कॉमन नेम लिखेंगे दोनों एक साथ। एक एग्जाम्पल दे देते हैं दोनों एक साथ। तो IUPAC नेम लिखने का भी एक तरीका वही था जो कॉमन नेम में है। दोनों कुछ मिलता जुलता है। क्या कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील समूह को सबसे पहले लिखा जाता है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्कील समूह का नाम क्या है? ब्यूटाइल, यानी ब्यूटिल है। तो ब्यूटिल। और कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो एल्कील ग्रुप है जिसको हम एल्केन मानते हैं, एल्केन में से ई को हटा करके OH जोड़ देते हैं। तो देखते हैं कि कार्बोनिल से जुड़ा हुआ टोटल कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो कार्बोनिल में 1 कार्बन है और C3H7 है, तो C3 में 3 कार्बन है। तो यहाँ 3 है या कार्बोनिल वाला 1, तो 4 हुआ। तो 4 कार्बन परमाणु वाले को एल्केन के फॉर्म में अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 कार्बन परमाणु वाले को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में से ई हटा दीजिए, घटा दीजिए, हटा दीजिए, अलग कर दीजिए और उसमें OH जोड़ दीजिए, तो ब्यूटेनोएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोएट हो जाएगा। ये तो हमारा नाम हुआ IUPAC नेम। अब सामान्य नाम क्या होगा, यानी कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम क्या होगा? तो कॉमन नेम फिर वही बात, पहले हम लिख लेते हैं क्या?
पहले हम लिख लेते हैं एल्किल ग्रुप वाला को जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ क्या है? ब्यूटिल। यहाँ लिखेंगे ब्यूटाइल या ब्यूटिल। और कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ टोटल कार्बनों की संख्या कितनी है? तो 1 है 3 4। तो 4 वाला कार्बन परमाणु को सामान्य पद्धति में क्या कहते हैं? ब्यूटाइल। और ब्यूटाइल में 8 जोड़ देंगे तो ब्यूट्रेट हो जाएगा। ब्यूट्रेट, ब्यूट्रेट, ब्यूट्रेट हो गया, ब्यूट्रेट। तो इस प्रकार से आशा है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम विस्तार से एक वीडियो लाएंगे जिसमें केवल एस्टर का IUPAC नेम होगा, संरचना सूत्र होगा और सामान्य नाम होगा। तो आज हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।